नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। 24 का चौधरी कौन। हम 1 अप्रैल से बागपत से निकले हैं। उसके बाद लगातार अब तक 50 से अधिक जिलों में और लगभग 60 लोकसभा सीटों तक हम चले गए हैं। वहां के मुद्दे, वहां के लोगों की समस्याएं और 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितना काम किया उन क्षेत्रों में, ये आपको पहुंचाया। आपके हिस्से का सवाल उन तमाम प्रत्याशियों से लगातार पूछते आ रहे हैं जिन्होंने दावेदारी की है आपके मत की। इस समय मौजूद हैं प्रयागराज में। प्रयागराज, पहले इसका इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका नाम बदला प्रयागराज। इसके इतर हम यहाँ के प्रयागराज, इलाहाबाद के कुछ प्रबुद्ध लोग, व्यापारी वर्ग से बात करेंगे। इस सरकार के अपने दावे हैं कि उन्होंने जीएसटी की वजह से बिजनेस को बहुत सरल कर दिया है। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कहना है कि गब्बर सिंह टैक्स की वजह से व्यापारियों की कमर टूट गई है। व्यापारी वर्ग चाहता क्या है अपनी इस सरकार से? 10 साल की नरेंद्र मोदी सरकार जिसके अपने दावे हैं, कोविड, नोटबंदी, जीएसटी, ये एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसका सीधा असर व्यापारी वर्ग के बिजनेसों पे पड़ा। तो इन तमाम मुद्दों पर समझेंगे, इनकी जरूरतें जानने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, सब कुछ आराम से समझेंगे और समझेंगे कि व्यापारी वर्ग क्या चाह रहा है। नमस्ते सर, क्या हालचाल है आपका? बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका? राणा चावला। राणा जी, बहुत से चुनाव देखे होंगे। व्यापारियों के लिए आप लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे कि सरकारें अब दावे करती हैं। 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार और 10 साल ही यूपीए कांग्रेस की सरकार थी। दोनों सरकारों को कैसे देखते हैं अगर मूल्यांकन के तौर पर देखें? देखिए, यूपीए तो 50 साल रहा, चाहे अलायंस में रहा चाहे इंडिविजुअल रहा। भाजपा का कार्यकाल 10 साल रहा। व्यापारियों को एक चीज बहुत बढ़िया मिली, वो मिली सुरक्षा। और हमारे प्रदेश में कम से कम भयमुक्त व्यापार था। और समस्या कहाँ पे आई? समस्या आई जीएसटी में। कोई भी चीज जब ट्रांसफर होती है किसी चीज से, वैट से जीएसटी में ट्रांसफर हुई, तो व्यापारी को भी समझने में समय लगता है। और सरकार ने भी अभी तक उसमें 100 अमेंडमेंट किए होंगे। मोर देन 100 अमेंडमेंट सरकार जीएसटी में कर चुकी है। अभी भी क्या होता है, जब जीएसटी आई थी तो सरकार ने ये कहा था छोटी मोटी गलतियों पे हम कोई पेनाल्टी नहीं लगाएंगे और कोई नोटिस नहीं सर्व करेंगे। लेकिन आज के युग में अधिकारी जो है दोहान के लिए व्यापारियों को नोटिस दे देता है पुरानी पे एरर्स पर और उनका दोहान करता है। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि जीएसटी, उसकी मंशा तो बहुत अच्छी है, मंशा अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेशन जो अधिकारी कर रहे हैं उस पर सरकार को जरूर लगाम लगानी चाहिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? सुहेल अहमद। सुहेल जी, अच्छा, व्यापार संघ से आप? व्यापार संघ के महामंत्री। क्या बिजनेस है आपका? मेरा फुटवेयर का काम है। फुटवेयर का काम है। काम धंधा कोविड के पहले लेवल पे लौटा है कि अभी भी स्थिति खराब है? देखिए, ऐसा है कि काम धंधा तो हम लोगों का दिन प्रतिदिन और खराब हो रहा है। ऑनलाइन की वजह से हम लोगों का व्यापार बहुत प्रभावित किया है। इतना व्यापार हम लोगों का प्रभावित हुआ है कि अब हम लोगों को बिजनेस करना मतलब बहुत ही कठिन हो गया है। क्योंकि सारा जो है सब ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, पूंजी बाजार जो है जितना भी है सब रईसों के पास चला गया है। जो छोटा आदमी है वो छोटा होता चला जा रहा है और जो रईस आदमी है वो रईस होता चला जा रहा है सरकार में। तो ये हम ये कहेंगे कि नंसादों में ये रईसों की सरकार रही है और रईसों को ही इसने बढ़ावा दिया है। नोटबंदी की, व्यापारी टूट गया। जीएसटी किया, व्यापारी टूट गया। कोविड काल में व्यापारी जो सरकार की रीढ़ होती है उसने, आप भी समझ लीजिए कि हम लोगों को इतना हम लोगों से पैसा लिया गया है। चाहे हमको बिजली का बिल हो बंद करके दिया गया, हमको बैंक से ब्याज देना पड़ा, हमको दिया होगा, लेकिन किसी भी सरकार के प्रतिनिधि ने और न सरकार के किसी मंत्री ने हम लोगों से ये नहीं पूछा कि 5 किलो दाल आपके परिवार में भिजवा दूं, जबकि मेरे इनकम टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। हम सरकार को रेवेन्यू देते हैं। सरकार ने हमसे कुछ नहीं पूछा, हमारी थोड़ी सी मदद नहीं की, ना हमारा बिजली बिल में रिबेट दिया, ना हमारे बैंक के पैसे में वो दिया। हम तो दिन पे दिन और टूटते चले गए। 10 साल में सरकार ने सिवाय हमको जो है गरीब बनाने के और कुछ भी नहीं किया। सरकार का इसमें पक्ष है कि हमने व्यापारी वर्ग के लिए ढेर सारे लोन्स की, मुद्रा लोन, इन तमाम लोनों की जो छोटे छोटे लोन है उनकी सहायता की है। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को लेकर किस तरह के जो दावे किए जाते हैं सरकारों की मदद की, जो मौजूदा सरकार हम उसकी बात कर रहे हैं, उन दावों में लोन की क्या हकीकत है? जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो गारंटी और इन तमाम चीजों पर हम उसमें भी आपको एक चीज बता दें कि जैसे कोविड के समय में, अब जैसे मान ली मेरी ओडी थी,
तो सरकार ने हमारी ओडी के हिसाब से वो अमाउंट बना दिया कि आपको सरकार इतना पैसा और बढ़ा के दे रही है, इतना लोन आपको दे रही है, आप ले लीजिए ताकि आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत आपके पास ना आने पाए। उसको उन्होंने हमारे टर्म लोन में कर दिया। देखिए साहब, हमारी मदद ना किया उन्होंने, उस पैसे को हमारे टर्म लोन में कर दिया। इधर तो हमसे सीसी से ब्याज ले ही रही है वो, और वो पैसा हमारा टर्म लोन में कर दिया, और टर्म लोन में करके दो जगह से हमसे ब्याज ले रही है सरकार। हम कहाँ से सर्वाइव करेंगे ये बताइए। तो जो ये लोकल लेवल पे जो कैंडिडेट्स रहते हैं, जो प्रतिनिधि रहते हैं, चाहे मौजूदा सांसद हों या विधायक हों, आप लोग, क्योंकि आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग वो लोग हैं जो यहाँ के व्यापार की रीढ़ है इस शहर के, तो आप लोगों की बात नहीं होती है, बात होती है तो उनसे क्या चर्चा करते हैं, उनका क्या फीडबैक आता है इन समस्याओं को? देखिए, ऐसा है कि जब उन लोगों से ये बात होती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी जो समस्या है आप दीजिए, हम ऊपर उठाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये तो आप भी जानते हैं, आप मीडिया के प्रतिनिधि हैं, मीडिया का आप लोग को देखते हैं, किसकी हिम्मत है आज की सरकार में किसी से बात करने की? किस नेता की हिम्मत है अपने बड़े ऊपर नेताओं से बात करने की? तो आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल विधायक सांसद हैं, किसी की कोई हिम्मत नहीं है साहब। वो भी अपना काम करा ले, बहुत बड़ी बात है, हमारा क्या काम कराएंगे साहब? ठीक है। सुहेल साहब, ढेर सारी बातें उन्होंने कही। उनका कहना है कि नोटबंदी हुई और उसके बाद जब कोविड आया तो किसी सरकार के नुमाइंदे ने ये नहीं पूछा कि भाई आपके व्यापारी वर्ग की दाल रोटी और खाना कैसे चल रहा है, उनके बच्चे कैसे खा रहे हैं। लोन दिया तो उसको भी टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया। सुहेल जी का अपना दर्द है कि ये वाकई ये पूरे व्यापारी वर्ग क्या स्थिति है? एक ही विषय पर अगर हम लोग उलझ करके एक दूसरे पर आरोप अपने पास पर्याप्त नहीं दूसरा विषय नहीं। देखिए क्या है, अपने पास पर्याप्त समय है। हाँ, ये जानना चाहते हैं कि भाई एक पक्ष था जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधिगण हैं, वो अपना काम और कर्तव्य को अच्छे से किए हैं उन्होंने समय पर। अभी जब कोविड का दौर था तो हम लोग पूरे शहर में, हमारा जो, मैं जिलाध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और प्रयाग व्यापार मंडल हमारे केंद्रीय मंडल है जो इस पूरे महानगर को लीड करती है। हम लोग सेंट्रल बॉडी के लोग हैं जी। तो हर क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधि है, वो व्यापार मंडल के रूप में, क्षेत्रीय व्यापार मंडल के रूप में। तो जिन जगहों पर कोविड से संबंधित जो समस्याएं उस वक्त आई थी, तो वर्तमान सरकार और स्थानीय प्रशासन के पास जो भी सुविधाएं थी, वो अगर कहीं हम सबको प्राप्त हुई है तो स्थानीय नेताओं की वजह से ही मिली है हमें। और ये अलग की बात है कि हम लोग भी उसमें बहुत सक्रिय रहे, अपने से भी बहुत कुछ किए हैं, लेकिन इंसानियत भी ये है कि दैविक आपदाओं के समय अगर हम ये कहें कि सरकार सब कुछ करे, हम कुछ ना करे, तो ठीक नहीं। तो सरकार के जो हमारे प्रतिनिधिगण थे, उन लोगों ने भी बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिसको हम लोग झुटा नहीं सकते। ठीक है। ये जीएसटी को लेकर आपका क्या फीडबैक? जीएसटी को लेकर पूरे प्रदेश में हम ढेर सारे व्यापारियों से बात किए हैं पिछले 1.5 महीने में। इस दौरान हर एक व्यापारी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अपना अपना बिजनेस। आपका क्या स्थिति है जीएसटी को लेकर? जीएसटी जब लागू की गई थी जी, तो उस वक्त जीएसटी में पॉइंट नंबर 197 थे। अमेंडमेंट करते करते आज 1200 हो गए, और सरकार जीएसटी के माध्यम से अभी अप्रैल की जीएसटी 2.5 लाख करोड़ के ऊपर गई है। उस 2.5 लाख करोड़ से ही विकास तो बहुत है, ये बात नो डाउट। इस 10 सालों में हमारे देश और प्रदेश के अंदर बहुत विकास है। हम भयमुक्त वातावरण में जी भी रहे हैं। व्यापारी निसंदेह इस वक्त कहीं पर कोई डर से नहीं चल रहा है, लेकिन हम जब अपनी मेहनत करके सरकार को टैक्स दे रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार उन टैक्सों की बदौलत जो फ्री अनाज 80 करोड़ जनता को दे रही है, वो किस नियति से दे रही है? हम व्यापारी को ही एक माध्यम बना लिया गया है कि जितने टैक्सेस हो व्यापारी पर लागू करो, व्यापारी को वसूल करो। वो उचित नहीं है, अनुचित है। ये मैं कहना चाहता हूं कि जो आप 80 करोड़ जनता को कोरोना से अभी तक अनवरत जारी कर रखे, उसमें जैसे आपने स्क्रूटनी करके, ट्रैक्टर है, बंदूक है, कार है, मकान है, तो स्क्रूटनी में कार्ड खत्म, ठीक है। तो जो लोग आज आप राशन की दुकान में जाइए, डबल एंड्रॉइड फोन है उनके पास, गॉगल लगाए, चश्मा लगाए, और स्टाफ से 2-2 बोरी माल लेकर मार्केट बेच दे रहे हैं। उनकी स्क्रूटनी कौन करेगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो सामग्री बढ़ रही है, वो व्यापारियों के दिए हुए राजस्व से बढ़ रही है। किसी नेता ने अपने घर की तिजोरी तो खोल कर नहीं दिया। हम व्यापारी ही परेशान हैं। ऑनलाइन का व्यापार, जैसा सोहेल जी ने कहा, ऑनलाइन का व्यापार इस देश में इस कदर बढ़ गया है, चाहे जिस स्टेट का व्यक्ति हो, चाहे दवा को हो, कपड़े का हो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो,
हर दुकानदार, हर बाजार में देखिए बड़ी बड़ी दुकानें 8-8 10-10 स्टाफ हैं, हम स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रहे, क्यों? कि हमारा ग्राहक ही नहीं। और डिजिटल ने तो ऐसा प्रकोप बना दिया है कि अगर हमारे यहाँ दिन भर में 20 ग्राहक आते हैं तो 18 तो ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई आता है तो हमको कैश वापस करना पड़ता है, वहाँ पर कैश नहीं है। और डिजिटल में कोई असुरक्षा तो नहीं है, सुरक्षित है, लेकिन जो टैक्सेस इतने अमाउंट पर इतनी बार में ये आपको देना होगा, ठीक है ना, आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा ना। सुनिए ना, हम टैक्स देने के लिए कहाँ मांग रहे हैं? हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए। हाँ। हम कमा रहे हैं, हाँ। हम टैक्स दे रहे हैं, हाँ। आप क्या करोगे? हाँ। जिसको जरूरत है उसको फ्री में बांट दोगे? नहीं, देखिए, एक आपने अभी कहा मानवता की बात, मैं उस पे आना चाह रहा हूँ कि मानवता कब तक चलेगी? ये इस देश में बहुत, आप इलाहाबाद और इन तमाम इलाकों में जाते होंगे तो बहुत सी ऐसी मैंने आबादी आपको बताया है। नहीं। सुनिए, अब पूरी बात मैंने आपको उससे सुना। बहुत बड़ी आबादी इस देश में ऐसी है जिसके पास खेत नहीं है, जिसके पास खेत नहीं होगा वो, और उसके पास इतनी आमदनी नहीं वो डेली खरीद पाए अनाज। तो स्वाभाविक है, सरकारों का काम ही ऐसे लोगों के, गरीब और तमाम लोगों के लिए, तमाम सबके लिए काम करना, लेकिन प्राथमिकताओं में ऐसे लोग भी होते हैं तो उनके लिए अनाज मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं, 80 करोड़ को थोड़ी मना कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनकी स्क्रूटनी हो जाए। जी, स्क्रूटनी होनी चाहिए, स्क्रूटनी करके जो नीडी है। एक चीज और सुन लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। मैं वर्तमान सरकार में हाँ। जो अभी चुनाव हो रहा है, जब 4 जून के बाद सरकार कोई भी बने, जिसने जो अच्छा कार्य किया होगा वो फिर सरकार बनाएगी। बिल्कुल। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी सरकार बने, हम व्यापारियों की एक बहुत अहम उनसे मांग है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, इस पर काम कैसे हो। हाँ। देखिए, स्वास्थ्य के लिए ये कहा गया था हाँ। कि जो भी डॉक्टर सरकारी होंगे वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाँ। आज बता दीजिए, आप लोग, ठीक है, ये आप चाह रहे हैं कि इस पे काम करने की आवश्यकता है। और शिक्षा सुन लीजिए, हाँ। शिक्षा सुन लीजिए। अब उसमें भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर मैंने प्राइवेटाइजेशन नहीं, हाँ। जब आप आए हैं सुनने, आप लोग समझ लीजिए। हाँ। हमारे सबके घरों के बच्चे कहीं ना कहीं हम चाहते हैं उच्च शिक्षा दें। बिल्कुल। ठीक है, उच्च शिक्षा देने की नियत से हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नाम लिखवाते हैं। हर 3 साल में यूनिफॉर्म चेंज, हम जहाँ बताएंगे वहीं से बुक ले लो, वहीं से कॉपी ले लो, वहीं बेड ले लो, वहीं यूनिफॉर्म ले लो। तो हम तो बिके जा रहे हैं इसी में। तो जब शिक्षा माफिया अपने आप में है, स्वास्थ्य माफिया अपने आप में, बेरोजगारी हट नहीं रही है, और केवल दावेदारी व्यापारियों से वसूलने की है, वसूलो। ठीक है, इनका कहना है कि सरकार, एक सामान्य बात है कि सरकार हमसे पैसा ले रही, गरीबों में बांट रही है, तमाम लोगों को दे रही, लेकिन हमारे पास सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। व्यापारी जो है एक समाज की रीढ़ है। आज एक व्यापारी अगर एवरेज लिया जाए तो 10 परिवार को चलाता है, लेकिन व्यापारी जनता के लिए निगाह में भी चोर माना जाता है, अधिकारी के निगाह में भी, नेता की निगाह में भी। व्यापारी की अपनी सुरक्षा, व्यापारी का अपना इंश्योरेंस होना, व्यापारी की कुछ अपनी सुविधाएं वो किसी सरकार ने नहीं मिल पाती है। जब इन्होंने कहा जो राशन बांटने की बात, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री दीजिए, बाकी कुछ नहीं, राशन दे के हम उनको अपंग बना रहे हो, काम ना करिए, हमें वोट दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। वो काम करे, उनको काम दीजिए। काम करेगा आदमी तो अपने आप रोटी राशन अपने आप कमा के लाएगा। हमें उससे शिक्षा और चिकित्सा फ्री दीजिए, जिससे हमारा बच्चा आगे एजुकेट हो और आगे रेवेन्यू ला के कमाए, उस राजस्व बढ़े। ठीक है बाबूजी, आपने तो बहुत ढेर सारे चुनाव देखे होंगे, ढेर सारे चुनावों को लेकर अपने अपने नेताओं के वादे देखे हैं। अब तक का जब से आप चुनाव देख रहे हैं, क्या कुछ बदला आपके हिसाब से? देश कितना कुछ बदला? क्योंकि बहुत से ढेर सारे फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। इस समय के अनुसार देखिए बदलाव आता रहता है, बिल्कुल। चाहे वो समाज में हो, सरकार में हो, या किसी भी जगह जो है उसका जो है बदलाव तो आता रहता है। अलग अलग मुद्दे हमेशा रहते हैं। एक समय था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के समय था गरीबी हटाओ, हाँ। ये उन्होंने दिया था जो है गरीब हटाओ। आज भी वही समस्या है, गरीबी हटाओ, गरीब और गरीब हो रहा है। तो जब तक मौलिक अधिकार कहते हैं, कपड़ा, रोटी और मकान, जी, ये चीज चाहिए हमको जो है, जी, सुधार चाहिए जो है। और इसी के लिए आदमी परेशान रहता है। आज जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। अच्छा, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए जो है। जब बेरोजगारी दूर होगी तो क्राइम नहीं होगा जो है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महमूद अहमद खान है। आपका बिजनेस क्या है? हमारा गारमेंट्स का। हम ये तमाम लोग हैं, जीएसटी को लेकर अलग अलग रहे हैं। हम जानना चाहते हैं जीएसटी कितना बड़ा इम्पैक्ट किया जीएसटी को लेकर, क्योंकि हम व्यापारियों से मिल रहे हैं, तमाम अन्य विषय तो हैं ही बात करने के।
जीएसटी को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिसका जीएसटी पर पड़ा आप लोगों के काम धंधे पर पड़ा है, तो जीएसटी का पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या, अगर है भी तो क्या है, क्या स्थिति है? जीएसटी का निगेटिव भी हम लोगों के लिए इस बेस पे आया कि जैसे ऑनलाइन जो सौदा बेच रहे हैं उन पर जीएसटी लागू नहीं कर रहे हैं, वो ऑनलाइन बेच देते हैं। हमने शॉप पे लेके आते हैं 18-12% जीएसटी कटा के लेके आते हैं, तो यहाँ बेचते हैं 1% का उसका रिटर्न टैक्स देते हैं। उसके बावजूद हम ऑनलाइन से परेशान हो चुके हैं। नहीं, वो भी तो सामान खरीदते हैं, उसमें देखता है जो बिलिंग आती है उसमें लिखा रहता है कि इतना % जीएसटी लगा, इतने % जीएसटी, उसमें पूरा वो मेंटेन करके देते हैं वो भी बिल। और हमें जहाँ तक लगा है डिजिटल पेमेंट हो रहा है तो स्वाभाविक उनका भी पैसा, उनका भी ऑडिट होता होगा। वो तमाम कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, तो उन्हें भी 3 महीने पर रिपोर्ट जारी करती होंगी, अपना रिपोर्ट देती होंगी। तो स्वाभाविक टैक्स के दायरे से मुझे नहीं लगता कोई बड़ी कंपनी इस तरह से भाग पाएगी या बच पाएगी अभी के हिसाब से लग रहा है। फिर मझोला दुकानदार किस सबके परेशान हो पा रहा है? मझोला दुकानदार जो परेशान हो रहा है उसी बेस पे परेशान हो रहा है, जो सौदे ऑनलाइन बिक रहे हैं उस वजह से, सौदे जो ऑनलाइन बिक रहे हैं उस वजह से। ठीक है, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, हम लोग रायबरेली में थे और रायबरेली के कुछ आप ही जैसे लोगों से बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि भाई अगर हम समय के साथ बिजनेस को अपग्रेड नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे और हमें आवश्यकता है ऑनलाइन रिटेल और इन तमाम चीज़ों से, अगर हम बिजनेस को अपने कम्पीट करना है उन तमाम समय के साथ, तो हमको बिजनेस को तो स्वाभाविक ऑनलाइन और इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा खुद से। मैं ऑनलाइन बिजनेस का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा तात्पर्य सिर्फ ये है कि ऑनलाइन व्यापार कुछ बड़े घरानों के हाथ में है, बस समझिए, सेंट्रलाइज्ड हो गया है। जी, और उनकी जो परचेसिंग पावर है वो आम मिडिल क्लास व्यापारी की नहीं है, बात समझिए। हम टैक्स की चोरी की बात नहीं बता रहे हैं, वो थोक में बहुत ज्यादा उठा ले रहे हैं, कंपनी से सीधा बल्क में उठाते हैं और उसको अपना आधिपत्य बना लेते हैं। हम 3 हाथों के बाद वो चीज पाते हैं, वो फर्स्ट हैंड पा जाते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन में उन्होंने जिस रेट को सप्लाई बना दी है, हमसे कौन लेने आएगा? हमारा ये सोचना, ये कहना है, कैसे इसको दुरुस्त किया जाए? आपने कुछ सोचा होगा? यही मैं कह रहा हूं, हमारा ये सोचना और ये कहना है कि हमारी सरकार का दायित्व है कि अगर कोई एक व्यापारी 1 करोड़ दे रहा है हमें राजस्व और एक व्यापारी 1000 दे रहा है, तो वो भी व्यापारी है, रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। तो उन 1000 और 1 करोड़ देने वाले व्यापारियों की सब चिंताओं को अपने एक कोई माध्यम बनावे, एक सेल बनावे। हर सरकार ये कहती है कि हमने व्यापार सभा बना दी, हमने व्यापारी संगठन बना दी, लेकिन ईमानदारी की बात यह है, सुन लीजिए, ईमानदारी की बात यह है कि हमें ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो सीधे जाकर सदन के अंदर अपनी बात कहे पाए। ठीक, अभी आप कह रहे थे कि जब हमने उनका सोहेल जी नाम था उनका, आपने कहा कि ढेर सारे प्रतिनिधि रखते हैं, आप मानवता की भी बात, आप अपनी बात को काउंटर कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं प्रतिनिधि को नहीं कह रहा हूँ, प्रतिनिधि जाएगा किस रूप में कहेगा मैं नहीं जानता। हम व्यापारी सीधे एक कोई सिस्टम सरकार को होना चाहिए। व्यापार मंडल एक्सेस होता होगा ना सीएम ऑफिस यही तो बात है, नहीं है ना? हाँ। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? हम अभी एक अप्लाई कर दें आर्म्स के लिए, तो अगर कोई प्रतिनिधि हमारे पास ना हो शासन का, तो हम लोग सर के बल खड़े नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी भी खत्म हो गई, तो आपको बंदूक चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्यों चाहिए बंदूक? हम आपकी बात जी बिल्कुल। हाँ साहब, ऐसा आर्म्स तो हमको चाहिए, आर्म्स तो हमारे भी है। अगर हमारा व्यापारी बैंक पैसा लेके जा रहा, हमारा स्टाफ अगर बीच में रास्ते में लूट गया तो क्या होगा? ये मैं एक सेकंड, इन्होंने कहा, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, इन्होंने कहा कि इस सरकार में भयमुक्त शासन हुआ। क्यों? जब आप भयमुक्त शासन हुआ और एक संभ्रांत, एक पढ़े लिखे समाज में, हम अमेरिका की स्थिति आप लोग पढ़ते होंगे, अमेरिका में बंदूक को लेकर क्या स्थिति, आए दिन वहां जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं वो हिला देती हैं। तो क्या हम भारत के समाज को ऐसे निर्माण करेंगे कि बंदूक लेकर सब चौराहों पर घूमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है। बात सुनिए, आज आप भी जानते होंगे कि जब विश्व पटल में ताकत की बात आती तो अमेरिका का नाम आ जाता है। सर पहले बात सुन लीजिए सर, वो उनके जो आर्म्स बंदूक लेकर लड़के घूम रहे हैं उसकी वजह से नहीं आता। मैं उसकी वो बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको सुनिए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जब आप ताकत के नाम पर अमेरिका को बोल रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ पिस्टल लेकर घूम रहे हैं वो ताकतवर हो गए, ऐसा नहीं। उनकी नीतियां जो है, सुनिए, उनकी उस देश की जो नियत और नीति है वो एकदम एक बराबर है, बात समझिए। जैसे जीएसटी लागू करने तक ये कहा कि हर पूरे देश में एक ट्रेड पर एक बराबर टैक्स लगेगा। बगल में एमपी है, हम यूपी में है, बहुत सारे जैसे ट्रेड है हमारे जिसमें बहुत अंतर है। जैसे मैं बता रहा हूँ, दलहन में है, दलहन में है साहब, दलहन में जितने दलहन बाने हैं, दाल जो हम लोग खाते हैं, जी बिल्कुल, एमपी के अंदर कोई टैक्स नहीं है। कृषि उत्पादन मंडी समिति एमपी में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। 2.5% में यहाँ मंडी टैक्स देते हैं और वहाँ पर जो है फ्री है, एमपी में फ्री है। वहां से
चोर बाजारी करने वाले अपना किसी तरीके से रास्ता निकाल करके, और हम टैक्स पेई व्यापारियों पर जो असर पड़ रहा है वो क्यों है? एक जो एक कहा गया कि जीएसटी लागू होगी तो एक दर पर जो दावे हैं वो हकीकत में उसमें कुछ अंतर दिख रहा है। जी, कुछ अंतर उसको लागू किया इसमें जाए। एक चीज देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें कुल रब्बुल एक चीज ये है कि सरकार की मंशा ये है कि जो छोटा उद्यमी है वो खत्म हो जाए, और ये जो 20-25-50 घराने हैं इन्हीं को सब कुछ मिल जाए, और ये उन्हीं के लिए सब कुछ सारी याद जो है आज 10 सालों से बिछ रही है। हम लोगों के साथ यही हम लोगों के व्यापार में आया है। हम लोग दिन सुबह से आते हैं और रात तक मेहनत करते हैं, दसियों हमारे यहाँ पर वो है। हम लोग, आप एक चीज ये बताइए साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल एक चीज कर रहा हूँ कि हम लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है जी कि हम लोग बाद वक्त तो ऐसा होता है कि हम अपनी स्टाफ की तनख्वाह तक नहीं दे पाते, हम अपनी स्टाफ की सैलरी नहीं निकाल ये बात इन्होंने कही कि इस तरह की दिक्कतें हमें सामना करना पड़ा। आपने लब्बो लुआब सबको सुना। जीएसटी रेट जो है वैसे सब इतने डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जीएसटी रेट्स हैं जी, उनका भी कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि एक रेट हो सबको, और बल्कि इससे बेटर है कि सिंगल पॉइंट टैक्स हो, एक जगह पे आप टैक्स ले लीजिए, बाकी हम जीएसटी भी जाए, इनकम टैक्स में भी जाए, वहां भी जाए, और सबको अलग अलग तरीके से पूछे। एक सिंगल पॉइंट टैक्स हो भैया, जहां से माल चलेगा वहां पे एक पॉइंट पे टैक्स लग गया, उसके बाद सब अपने आप सही होता रहेगा। जितने जगह होंगी उतनी जगह पे आपको जाके उनको मिलना पड़ेगा, उसी तरीके के आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आपका क्या बिजनेस है? हम लोग पास क्रेन सर्विस का बिजनेस है। किसका? क्रेन सर्विस का। क्रेन सर्विस का। कैसा काम धंधा चल रहा है आपका? बहुत मद्दा है। मद्दा है। क्या दिक्कत वहाँ आ रही है? ये तो फिर गारमेंट्स और अधिकारियों की इतनी परेशानी है हाँ कि हर जगह जगह चौराहे पे खड़े रहते हैं, जबकि किसी से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होता है। सारे कागज हम लोग कंप्लीट रहते हैं तो भी कहते हैं कागज आपके इनकम्प्लीट हैं, उसके बावजूद भी तंग करते हैं। तो क्या जो सरकार कहती है कि हमने छोटे लेवल पे और तमाम गली और इन तमाम जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म कर दिया है, दावा करती है, तो उसकी क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। अभी हमारी गाड़ी का नेशनल परमिट था जी, हमारा पूरा पैसा जमा 16 स्टेट का जी, और आरटीओ ने लिख के दे दिया कि इनका परमिट नहीं है, और जब हमने अदालत से मंगाया, उसको मंगाएगा तो उन्होंने कहा लिख के दे दिया, 2 कॉपियां उसकी आ गई, उसी आरटीओ के साइन है उसके ऊपर। वो कहता है कि इनके पास नेशनल परमिट नहीं, दोबारा वो कह रहा है कि इनके पास हमारी त्रुटि से चला गया, गलती से चला गया। अच्छा, मतलब उनकी अपनी गलती से। तो जो जब तक अपने बचाव के लिए उसने ये काम किया है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो दावे हैं उस हिसाब से कम नहीं हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? रोहित अरोड़ा। रोहित जी, आप फिर भी थोड़ा सा वहाँ से ज्यादा लोगों से यंग लग रहे हैं। आप बताइए क्या स्थिति है? ये स्थिति तो व्यापार की, कह रहे खाए पिए भी है ज्यादा। हाँ, व्यापार की स्थिति भैया बहुत दयनीय है। किस वजह से दयनीय? जीएसटी, नोटबंदी, ऑनलाइन व्यापार बहुत इफेक्ट कर रहा है हम लोग बिजनेस। क्या सलाह है सरकार के तौर पर? ये कि हमारा ये मानना अपना है कि कुछ बाउंडेशन सुन लेते हैं इनको भी। रोहित जी अच्छा बोल रहे हैं शायद, सुन लेते हैं। हाँ, हमारा कहने का मकसद ये कुछ लिमिट बना दीजिए, कुछ बाउंडेशन बना दीजिए कि हाँ इतने की चीज आपको मिलेगी ऑनलाइन, बाकी छोटी छोटी चीजें जैसे मिडिल क्लास दुकानदार है वो मर रहा है। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा, आपका क्या नाम है? शुभ नाम? मेरा नाम तरुण है। तरुण जी, आपके घर में पूजा पाठ होती होगी? हाँ। पंडित कोई आएगा, गोबर का कंडा आपसे कहेगा, हाँ। वो भी ऑनलाइन मिल रहा है आपको? हाँ, हमने देखा। वो भी ऑनलाइन मिलेगा आपको। हाँ। हम आप ढूंढने जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन वो भी मिल जाएगा। कंडे का छोटी छोटी उसमें मत, कंडे का मार्केट जो शहरों में लोग मिल रहा है उनके लिए है, पर जो आप इसको दूसरे, हमने देखा हाल फिलहाल गांव में 5 साल पहले जो गांव की स्थिति थी, 1-2 मतलब लोग आते थे, सामान लेकर आते थे। हाल फिलहाल अब मैं बीच में गया था गांव, तो देखा कि हर घंटे में 2-4 गाड़ी वाले आते हैं भैया और सामान डिलीवर कर जाते हैं। तो जो ये समस्या ज्यादा आप लोगों को परेशान मेरा कहने का मकसद ये कुछ लिमिटेशन बांधनी चाहिए। अब जैसे हम लोग की लेडीज सूट की दुकानें हैं जी, हम लोग का जो मिडिल क्लास की जो मतलब रेंज है, मिडिल रेंज है, सब ऑनलाइन मिल रही है जी। प्रॉफिट और मार्जिन उसमें 8 से 10% है। हम लोग हर खर्चा हम लोग बेयर करना है, दुकान का, स्टाफ का, मेंटेनेंस का, सब कुछ बेयर करना है, तो हम लोग उसमें सर्वाइव कर रहे हैं। हम लोग बड़े व्यापारी खत्म होता जा रहा है, व्यापारियों की तुलना में आपका प्रॉफिट मार्जिन खत्म होता जा रहा है। तो ये प्रयागराज के व्यापारी वर्ग थे, इनकी अपने बातें। इनकी एक जो मुख्य समस्या समझ में आई कि ऑनलाइन बिजनेसेस इनके व्यापार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। जीएसटी, नोटबंदी और तमाम विषय तो अलग हैं, पर ऑनलाइन बिजनेसों की वजह से खासकर जो सामान, कपड़े हुए, जूते के हुए, या इन तमाम जो सामान बहुत आसानी से आजकल मिल जाते हैं ऑनलाइन और लोग एक बटन पे उपलब्ध है, उसकी वजह से इनका कहना है कि बड़े व्यापारी बड़ा
बल्क में सामान खरीद ले रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं, और फिर जब त्योहार आता है या जो भी समय आता है उस हिसाब से उसका रेट फ्लक्चुएट कर लेते हैं, जो कि इनके पास उतनी ताकत नहीं है, ना इनके पास इतनी पूंजी है। सरकारों को इस दिशा में काम करना चाहिए। हम इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले गए हैं और आने वाले 5-7 दिन 10 दिन और जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख को चुनाव का आखिरी चरण का चुनाव है। बताएंगे कि व्यापारी पूर्वांचल और यहाँ खासकर बनारस, प्रयाग और इन तमाम इलाकों में व्यापारियों की क्या समस्या है, क्योंकि देश की जनता में सबकी भागीदारी है, सबकी हिस्सेदारी और सबके मत का बहुत महत्व होता है। हम इसी तरह हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा जारी रहेगी और आपको बताते रहेंगे कि देश का मिजाज, चुनावी मिजाज और उनके मुद्दे क्या हैं। नमस्कार।